Hi guys, welcome back. Now let us do Economic Growth Without Employment, which is the story of Indian manufacturing by Jayan Jose Thomas. So in this one, what he's talking about is कि हमारी जो Indian manufacturing है वो कैसे कैसे change हुई है. How did Indian manufacturing start? How has it changed? उसके अंदर हमारा unemployment कैसे है and stuff like that. Okay. So that is what Jayan Jose talks about in this particular thing. So जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना उसके बाद 1950s के अंदर इंडिया ने बहुत एक अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया था सॉरी विच फोकस ऑन स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी एकदम से इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना रिसोर्सेज को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पूल इन करना लोगों को इनकरेज करना कि वो अपनी नई गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करें और उसके ऊपर ट्रस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें ऑल दोज थिंग्स वर वेरी वेरी डिफिकल्ट बट इंडिया ने करा था और उसके बाद उन्होंने मतलब पॉपुलेशन obviously they gave a lot of hope to population, they gave a lot of hope to the youth, to the people and everything, and now we are almost like 7 decades later and अब हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है ये हम स्टडी करना चाहते हैं. Alright, so what is the status of economic growth and development today? And if you really think about it, and obviously you guys are aware of what is happening, हमारी जो country है, India का GDP is the third fastest growing. So which means that if you take all the economies in the world, उसमें से हमारा जो GDP है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है क्योंकि it is the third fastest. But फिर भी इंडिया को 135 की रैंक दी जाती है out of 187 countries with respect to achievement in human development. मतलब people are not really doing well. So if you're growing और your people and your people are not doing well, इसका मतलब कहीं ना कहीं there is a lag, there is a mismatch, right? Because अगर हम actually हमारा जीडीपी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है तो हमारे लोगों में भी तो उतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए. So development it can be very easily seen. And if you look at India is a very dichotomical economy. It's like a very divided country. वहाँ यहाँ पे हमारे पास we have uber rich people also who have very broad minded thinking and everything, and there are poor people also, and the poverty line in India, like the poor people in India are the biggest, like there are lots of poor people in India, right? So because of which what happens is that there is a divide in the economy. तो इसलिए human development के हिसाब से we say that हमारे पास एक बेसिक लेवल ऑफ लिविंग जो है वो मीट होना चाहिए. बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अगर वो मीट होता है तो हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है. बट हमारी इकोनॉमी में ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा बिल्कुल नहीं है. क्यों 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 नहीं है? बिकॉज वी कैन सी दैट इंडिया इज अ वेरी डिवाइडेड नेशन. ऑलराइट, तो इसी को ही स्टडी किया है जयन जोस ने. तो उसने बोला 2010 के अंदर हमारे पास ये मतलब सो वी वांट टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर इट. सो द रीजन फॉर दिस इज फर्स्टली कि हमारे पास 2010 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास इंडस्ट्री है वो सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट कर रही थी टुवर्ड्स जीडीपी. सो 15% ऑफ जीडीपी वाज कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, जबकि चाइना के अंदर यही जो हमारा परसेंटेज है वो 30% है. ओके, सो विच मीन्स इंडिया इज रियली फार बिहाइंड. मैन्युफैक्चरिंग में उतना हमारा स्कोप नहीं है. और 2009 से लेकर 2012 के अंदर तक जो मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर है उसने सिर्फ 12% फोर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया था. तो मतलब अगर हमारी इकोनॉमी में 100 लोग हैं उसमें से सिर्फ 12 लोग मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज थे, विच इज अ वेरी वेरी बैड स्टेटिस्टिक टू हैव, right? Which is a very very bad statistics to have. Why? Because अगर हमारे पास पूरी population में से बहुत कम लोग manufacturing में involved हैं and manufacturing is one of the places where there should be lots of employment, then there's something seriously wrong. So basically what Jayan Jose is talking about is he's talking about how manufacturing as an industry has grown and has contributed or not contributed towards employment in India. तो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि हमारी कंट्री में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट है, विच इज नॉट अ गुड स्टेट टू हैव. एंड इसको ब्लेम उसने करा है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ऑलराइट. And he also spoke about in 2014 how India has a very slow pace of employment generation.
स्लो पेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. यू सी, इसके अंदर ना इट्स अ वेरी सिंपल वन. अगर मेरी पॉपुलेशन 10% से बढ़ रही है, एंड इफ यू रिमेंबर योर सोलो ऑफ स्टडी ग्रोथ, हाँ, अगर मेरी पॉपुलेशन 10% से बढ़ रही है तो मेरी एम्प्लॉयमेंट भी तो 10% से बढ़नी चाहिए ना. क्योंकि अगर मेरा वर्किंग लेबर फोर्स 10% से बढ़ रहा है और मेरी एम्प्लॉयमेंट 10% से नहीं बढ़ रही है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर गोइंग टू बी न्यू पीपल कमिंग इन द इकोनॉमी हु आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड, राइट, विच मीन्स दैट इट इज नॉट अ गुड थिंग. क्योंकि हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो उस स्पीड से जनरेट ही नहीं हो रही है जिस स्पीड से हमारा वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है. ऑब्वियसली वो किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल है, विच इज वाई इंडिया हैज टू रियली रियली फोकस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. सो टू शो कि वो कैसे हमारा पेस जो है वो स्लो है, इट्स ही सेड दैट बिटवीन 2004 टू 2012 हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रो करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी 15 मिलियन अ ईयर से. दिस शुड हैव बीन द ग्रोथ. दिस इज द पोटेंशियल जो हमारा ग्रो कर सकता था, क्योंकि हमारी जो वर्कफोर्स है वो इस रेट से बढ़ रही थी. लेकिन जो हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करी वो करी इतने से, मतलब इतने से ग्रो करनी चाहिए थी क्योंकि हमारा वर्कफोर्स इतने से ग्रो कर रहा था, बट वो ग्रो इतने से करी, विच मीन्स दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ गैप. राइट, एंड वाई वॉज दिस गैप देयर? द गैप वॉज देयर क्योंकि इंडिया में एबिलिटी नहीं थी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बड़ा करने की. सी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ सेक्टर विच पोटेंशियली employs a lot of people. So हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतने तेजी से बढ़ा ही नहीं कि वो हमारे लेबर को अब्जॉर्ब कर पाता. वो हमारे लेबर को अब्जॉर्ब कर ही नहीं पाया. और ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये प्रॉब्लम आई क्योंकि हमारे जो शुरू के दिन थे, जब इंडिया की प्लानिंग हुई थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत हाई प्रायोरिटी दी थी. लेकिन जब हम 1991 में हमारा लिबरलाइजेशन हुआ तो हम मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस पे शिफ्ट हो गए. हमारा फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस पे शिफ्ट हो गया. जब वो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस पे शिफ्ट हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी हाईली लेबर इंटेंसिव सेक्टर, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लेबर एम्प्लॉय होती है और बहुत सारी लेबर को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एम्प्लॉयमेंट की. जब वो 1991 से सर्विस पे शिफ्ट हो गया तो सर्विस में आने के लिए लेबर को स्किल एनहांस होनी जरूरी है. स्किल एनहांसमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है. एजुकेशन के लिए एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, जो कि अभी भी हमारी कंट्री में उतना अच्छा नहीं है, विच इज वाई इट क्रिएटेड अ गैप. ओके, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का. इसीलिए व्हाट हैपेंस इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का, इसीलिए व्हाट हैपेंस इज हमारे पास स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों अब्जॉर्ब हो जाती है. स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर दोनों अब्जॉर्ब हो जाती है. लेकिन जब हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस पे आ गए तो सर्विस में तो सिर्फ स्किल्ड ही होगी. जब वो स्किल्ड ही होगी तो हमारे पास क्या स्टेट आ गया? हमारे पास स्टेट आ गया जॉबलेस ग्रोथ का. मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही है, which is what we call jobless growth. Okay, this is what Jayan Jose talks about in a sense. So he's divided then his article into a variety of different things. We're also going to do the same. So the first thing we talk about is Indian planning and capital intensive industrialization. हमारी इंडियन प्लानिंग कैसी थी और उसमें हमारी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ था. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट नाउ. So the first thing that Jayan Jose talks about is Indian planning and capital intensive industrialization. तो जब हमारी इंडिया की प्लानिंग हुई थी, स्पेशली अंडर द रिजीम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, what they did was उस टाइम पे they started focusing on capital intensive industrialization. So they started setting up those industries जिसमें हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज होता है. Why? Because you see, you have to understand what happened pre-independence. प्री-इंडिपेंडेंस पहले जब हमारे पास यूरोपियन रूल था उससे भी पहले हमारे पास एक बहुत अच्छी हैंडीक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग थी. क्योंकि जब हमारे पास ब्रिटिशर्स आए तब क्या हुआ, उनके जो फैक्ट्री बेस्ड क्लॉथ था उसके साथ हमारी इंडस्ट्री जो है वो compete नहीं कर पाई. ये हमारी इंडस्ट्री थी, जो ब्रिटिश से क्लॉथ आया वहां से कंपटीशन को सस्टेन नहीं कर पाई, तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई. तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारी पास क्योंकि रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल्स थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री बेस्ड
मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी इंडिया के अंदर, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक बॉम्बे एंड कैलकाटा। ओके, उन्होंने कॉटन और जूट की इंडस्ट्री सेटअप करी। That was industrialization. The second aspect of India was agriculture. एग्रीकल्चर के अंदर क्या था, हमारी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, इसीलिए हो क्या रहा था कि हम यहाँ पे तो फोकस कर नहीं सकते थे। तो एम्फोसिस जो आया इंडियन प्लानिंग में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो आया कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। वो भी इसलिए क्योंकि इट वाज बिलीव कि हमारी जो स्लो ग्रोथ है वो स्लो रेट ऑफ सेविंग्स की वजह से है। सो द आइडिया बिहाइंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज कि होगा क्या कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव होगी इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज होंगी, वो हमारे एक तो इम्पोर्ट्स को सब्सटीट्यूट कर पाएंगे, क्योंकि हम वो वाला गुड इंडिया में बना पाएंगे, इसलिए हम इम्पोर्ट्स को सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ बाइंग थिंग्स थ्रू इम्पोर्ट वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस देम आवरसेल्व्स। दूसरा, क्योंकि अगर हम अपना हमारा सेविंग्स रेट कम है, जब हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो है दैट विल स्टार्ट फेचिंग अ वेरी गुड रिटर्न, दैट विल इंड्यूस पीपल टू सेव मोर, एंड जब सेविंग इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी ग्रोथ के पाथ पे आ जाएगी। ऐसा बिलीव किया जा रहा था, इसीलिए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करी गई। प्रॉब्लम क्या हुई जब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करी तो हमारी जो इतनी सारी लेबर थी, बिकॉज वी वर अ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी ऑलवेज, वो एब्जॉर्ब नहीं हुई तो हमारे पास क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई। ओके, सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ऑल्सो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी कुछ किया, उन्होंने ट्रेड बैरियर्स इंट्रोड्यूस करे, टैरिफ बैरियर्स इंट्रोड्यूस करे, ताकि हमारे को फॉरेन कंपटीशन से वो ना करना पड़े, compete ना करना पड़े। उन्होंने हमारे को obviously they created those sort of SEC zones, which means कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए प्राइवेट लोगों को सब्सिडीज दी, उनको इम्पोर्ट के ऊपर सब्सिडीज दी, दे प्रमोटेड एवरीथिंग। स्टिल हमारी जो ग्रोथ थी वो उतनी नहीं हुई, क्योंकि इन सब चीजों के बाद हमारी प्रोडक्शन तो काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया है, किनीशियन ने, कैलिकियन ने, मैक्सियन ने, कि हमारी कंजम्पशन जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ी। कंजम्पशन उस तरीके से क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि हमारे पास जो इनकम्स थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, एंड वी वर नॉट अ वेरी हाई कंज्यूमिंग इकोनॉमी। ऑलराइट, सो इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से बढ़ नहीं पाई। दूसरी तरफ हमारा जो एग्रीकल्चर था वो भी उस तरीके से नहीं बढ़ पाया, एग्रीकल्चर भी स्लो था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास इतनी अब्जॉर्प्शन नहीं थी लोगों को लेकर, और प्लस हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन थी, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी, वो भी स्लो थी। अब फूड ग्रेन प्रोडक्शन के स्लो होने की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाता है। दूसरा, जब ये स्लो होता है तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है। जब इन्फ्लेशन होता है तो जो अर्बन पॉपुलेशन है जो काम करती है वो भी उतने हिसाब से काम नहीं कर पाती, बिकॉज उसको लगता है यार मैं तो कमा तो रहा हूँ, लेकिन मैं इन्फ्लेशन की वजह से आई एम नॉट एबल टू इंक्रीज माई लाइवलीहुड, विच इज वेयर द एंटायर इकोनॉमी और द एंटायर ह्यूमन डेवलपमेंट गोज डाउन। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंटली ये हुई कि हमारे पास जो इंडस्ट्री थी, जो हमने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बनाई थी, उसके अंदर सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट आ गया। सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स क्यों आए? सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स अब अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग चीज बोली है। सो भागवती एंड देसाई दे टॉक अबाउट सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट बीइंग बिकॉज ऑफ लाइसेंसिंग रिजीम। सो लाइसेंसिंग रिजीम के हिसाब से हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन को और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, तो उन्होंने लाइसेंसेस निकाले, लेकिन वो लाइसेंसेस को इतने अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए, उसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा था, एंड दैट इज वाई इट बिकेम रियली डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गेट लाइसेंसेस एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, विच इज वाई ऑल्सो इट बिकेम रियली स्लो। Okay, and then the next thing that Jaran Jose talks about is the growth what happened during the 1980s. Let's talk about that then. So during the 1980s, what happened was that there was a lot of improvement in the public sector investment. So government ने बहुत ज़्यादा investment करी in industries and infrastructure. और जब उन्होंने industries और infrastructure में investment करी, it was taken as a very pro movement towards investment. All right, and उसकी वजह से 1980s के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा growth भी हुई।
बट दिस ग्रोथ वॉज टर्म्ड एज अ जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि हालांकि इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, हमारी जो जॉब्स थी वो उस हिसाब से उतनी नहीं बढ़ रही थी। वो क्यों नहीं बढ़ रही थी, इसके लिए काफी सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग रीजंस दिए हैं। द मेन रीजन विच वॉज गिवन टुवर्ड्स दिस वॉज bad or rigidity in the country's labor market. So one of the reasons that has been quoted for this one is the rigidity in the country's labor market. This was given by a lot of people, including Fallon and Lucas in 1993, Besley and Burgess in 2004. It was also given in the Government of India survey of 2013, right? So they said कि क्योंकि हमारा जो Industrial Disputes Act है, which is your Labor Act basically, वो बोलता है कि कभी भी किसी भी फैक्ट्री में 300 लोग या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, तो वो फैक्ट्री को क्लोज होने के लिए या वर्कर्स को निकालने के लिए दे नीड गवर्नमेंट परमिशन। एंड 1982 के अंदर सॉरी, दिस वाज चेंज टू 100 वर्कर्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी, तो लोग ना इतने लोगों को एम्प्लॉय करना नहीं चाहते थे। बट देयर इज अनदर रिपोर्ट विच सेज दैट कि ये वाला जो the number of factories which employ so many people are only 10% in the entire economy. तो अगर 100 लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसी जगहों पे एम्प्लॉयड है, बाकी जो 90 लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें पता है ऐसी कोई भी हमारे को कवरेज नहीं दी जाती है, विच इज वाई इट इज बिलीव दैट ये वाली जो थिंकिंग है कि हमारी जो जॉबलेस ग्रोथ है वो जॉबलेस इसीलिए है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में रिजिडिटी है, हमारे लेबर मार्केट में रिजिडिटी है, ये बहुत ज्यादा एकेडमिक थिंकिंग है। और इस रिपोर्ट को जिन लोगों ने लिखा उन लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स को नहीं देखा। जॉबलेसनेस जो है वो सिर्फ इस चीज की वजह से नहीं है, बिकॉज एंड यू नो द अदर रीजंस दैट वर गिवन वाज दैट हमारी जो फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट है वो जूट के अंदर और कॉटन के अंदर बहुत ज्यादा फॉल करी थी, लेकिन केमिकल्स के अंदर और बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा राइज भी करी थी। कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो लेबर को लेके बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नहीं थी, एंड उसकी वजह से जो एक बहुत मेजरली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, 18 मंथ लॉन्ग स्ट्राइक हुई थी मुंबई कॉटन टेक्सटाइल के अंदर ड्यूरिंग 80 to 83, which led to a lot of people losing their livelihood. You know, and because the state was largely unsympathetic, इसीलिए हमारा वहां पे कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ इन द क्राइटेरियाज। बट काफी सारी स्टेट्स हैं जो प्रो वर्कर है, और इसीलिए प्रो वर्कर होने की वजह से they have you can't say that because of pro worker state or not pro worker state there is a joblessness in the market. Joblessness क्यों है वो हम लोगों को 1990s में जो हमने बाकी फैक्टर्स स्टडी किए उससे पता लगा, लेकिन अभी जो रिजिडिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जॉबलेस के लिए। इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो 1990s में भी शुरू करे, सो दिस वाज 1980s, ओके। 1990s के अंदर सो बेसिकली 1980 वाज जॉबलेस ग्रोथ। वो जॉबलेस क्यों है उसके लिए बहुत सारे रीजन स्टडी किए, हर एक रीजन के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स थे, तो लेकिन हमारे को एक्चुअल रीजन क्या है जॉबलेस ग्रोथ का वो हमें समझ नहीं आया। वैसे you can actually say here that it can be because of the capital intensive industries, क्योंकि capital intensive industries थी, इसीलिए लेबर को कोई भी फैक्ट्री ओनर इतना प्रेफर नहीं करता था। उसको पता है अगर ये लेबर नहीं कोई और काम कर लेगा, बिकॉज उसके पास जो मेजर ग्रोथ है वो कैपिटल की वजह से, वो लेबर की वजह से नहीं है। All right, and then we came to 1990s. 1990s के अंदर जो रिफॉर्म्स निकाले गए जॉबलेस ग्रोथ को ठीक करने के लिए, उन्होंने एक तो लाइसेंसिंग को एलिमिनेट कर दिया। सो they eliminated licensing. जितने बाकी रेगुलेटरी बैरियर्स थे उनको भी खत्म करा। इन सब चीजों की वजह से हमारे पास ट्रेड बढ़ा, फाइनेंशियल रिलेशंस बढ़े, और हमारे पास बहुत सारी बाहर की इकोनॉमी से भी चीजें आई। अब इसका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज्यादा मिक्स था। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। From 91 to 96, it recorded a very sharp growth. और उसी टाइम पे इंडिया ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसको कम करने की कोशिश करी ताकि उनका फिस्कल डेफिसिट कम हो। उसकी वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से ग्रो कर रहा था वो भी हमारा थोड़ा सा कम हो गया, राइट? उसके वो भी हमारा थोड़ा सा कम हो गया। एंड जो हमारा 2000 सो
from basically 1991 till about 2002, we saw a lot of increase, a lot of boom and everything. Not just 2000 to 2008 तक. So 1990 से लेकर 2008 तक it was a period of growth. The economy was growing very, very sharply. But after 2008, it led to a slowdown. हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो गई. सो दिस स्लो डाउन वॉज एक्चुअली मेनली बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था, डिमांड कम थी तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे उनकी डिमांड भी कम हो गई. क्योंकि उनकी डिमांड भी कम हो गई, उसको कर्ब करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को के ऊपर जोर दिया. बैंक्स को एनकरेज किया गया कि वो ज्यादा लेंड करे इन फॉर्म ऑफ हाउसिंग लोन्स, ऑटोमोबाइल लोन्स, और इन सब चीजों की वजह से हमारे ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आया ग्लोबल स्लोडाउन का जितना बाकी वर्ल्ड के ऊपर आया था. बट स्लोली द स्लोडाउन स्टिल कॉट अप विद अस एंड 2011-12 से लेकर इंडिया की जो ग्रोथ थी वो भी स्लो होनी शुरू हो गई. इंडिया ऑल्सो हिट अ स्लो डाउन. Okay, when India also hit a slowdown, then automatically what happened? जो हमारी जॉबलेसनेस थी, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट था, वो और ज्यादा कम हो गया. जॉबलेसनेस और ज्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हुए ड्यूरिंग द लेट 2000s. हमारे पास एक्सपोर्ट डिमांड भी कम थी, प्रोडक्शन भी कम हो गई. प्रोडक्शन कम होने की वजह से और ज्यादा हमारे पास स्लो डाउन एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई. So now is the main crux of Jayan Joseph's reading. So he is now going to examine the reasons for poor growth, especially in recent years. तो उसके हिसाब से पुअर ग्रोथ के रीजंस क्या थे, स्पेशली रीसेंट ईयर्स में, वो उसने अब डायसेक्ट करे. दिस इज द मेन क्रक्स. अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे कि हुआ क्या था, लोगों ने क्या बोला है. अब हम जयन जोस के बारे में बात करें कि उसका क्या व्यू है. उसने बोला पहली बात, द फर्स्ट रीजन ही टॉक्स अबाउट इज नॉट कॉन्स्ट्रेन्ड बाय लेबर लॉज. सो द आर्ग्यूमेंट इज कि जो हमारे लेबर लॉज हैं उसकी वजह से वी हैव हैड हिंडर्ड ग्रोथ. तो ही सेज दैट द ग्रोथ इन इंडिया हैज नॉट बीन कॉन्स्ट्रेन्ड बाय लेबर लॉज. So when he says that this is not being constrained by labor laws, what it means is that हमारे पास अभी वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग में काफी लेबर ग्रोथ हुआ भी है. हमारी जो 69% पॉपुलेशन है, there has been a 69% of employment growth in India's population which has been outside the purview of contract. So contract के बाहर भी 69% लोग employed है और जो contract के अंदर है वो 19.8 से बढ़ के 32.8% हो गए हैं. So that is why he said that labor market does not lack flexibility. Labor market is flexible enough. In fact, the major reason which has been there for the labor laws, for the jobless growth is the lockouts, जो कि employers force करते हैं employees के ऊपर and not the other way around. Women workforce has also increased a lot and that is why it is we're not saying that हमारी जो regulations है वो अपडेट होने की जरूरत नहीं है. Regulations need to be updated, but it is not really it is not the reason. Labor laws are not the reason कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो जॉबलेस हुई है. जॉबलेस ग्रोथ के और बहुत सारे रीजंस हैं. So the next thing Jayan Jose talks about is the constraints on Indian manufacturing. हमारी जो Indian manufacturing है उसके ऊपर क्या constraints रहे हैं. So right now he's talking about supply side, and obviously the main problem in our Indian manufacturing has been, the main constraint has been the infrastructure. Infrastructure जो कि government की responsibility होती है, which constitutes basically your electricity, roads, ports to transport the goods and overall pace of economic growth. वो बहुत important है. So इसको example देने के लिए it's been given that in around 2011-12 में हमारी जो requirement थी उससे हमारे पास जो availability थी electricity की वो 8.5% less थी. और जो हमारा so there was this economist Thomas who did a lot of research about this in 2009, who said कि कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर
कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर पावर शॉर्टेजेस इतने ज्यादा थे कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्स्ट्रेंट था ग्रोथ की वजह से. सो जो हमारी फैक्ट्रीज थी कोयम्बटूर तमिलनाडु में, दे वर एक्चुअली ऑपरेटिंग एट 50% ऑफ देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटीज. दैट्स अ वेरी बिग लैग. तो अगर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक फैक्ट्री सेटअप करी है जो कुछ एक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, आप उसके 50% ही कर पा रहे हो. और ये वाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी माइक्रो इंडस्ट्रीज में और स्मॉल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी लाइक हुंडई एंड ऑल, उनके अग्रीमेंट्स के हिसाब से दे एक्चुअली हैड फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे वर चार्ज्ड लेस. बट ये जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, एक तो उसके अंदर हमारी डिस्ट्रप्शंस थी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. अब डिस्ट्रप्शंस अगर होती है तो आप क्या करते हो? आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूलिंग निकालते हो ना, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज वगैरह निकालते हो, जैसे जनरेटर्स हो गए, हाउसेस में हम इन्वर्टर्स यूज करते हैं. उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो एक तो हमारा ये एक मेन कॉन्स्ट्रेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज देयर. The second main constraint was industrial policy. Industrial policy के अंदर 3 हम पार्ट्स स्टडी करेंगे mainly, which is your availability of credit and cost of credit. हमारे पास क्रेडिट अवेलेबल था नहीं था, या उसकी कितनी कॉस्ट थी. दूसरा हम स्टडी करेंगे एक्सचेंज रेट्स एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस. और तीसरा हम बात करेंगे ट्रेड लिबरलाइजेशन की. ओके, सो हम लोगों ने सबसे पहले किया सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, सप्लाई साइड. दूसरा हम कह रहे हैं देयर आर 3 points that we're talking about which constitutes of industrial policy, and then we'll talk about demand side policy. Okay, so like I was saying earlier also, this is the main crux of JNJOs. सो अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, जो हमारा प्री 1990 का एरा था, उसमें बहुत ज़्यादा साइजेबल सब्सिडाइज क्रेडिट मिलता था. तो उसकी वजह से जो स्मॉल टाइम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट मिलेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा ऑब्वियसली, और इकोनॉमी में जीडीपी भी बढ़ेगा. लेकिन जब मिड 2000s आया, तब क्या हुआ? हमारे जो बैंक्स थे उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देना शुरू किया, और बहुत सारा क्रेडिट हमारा पर्सनल लोन्स में भी गया. नाउ पर्सनल लोन्स आर योर पर्सनल लोन्स लाइक हाउसिंग लोन्स, ऑटोमोबाइल लोन्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो हमारा जो बैंक क्रेडिट था वो सारा का सारा लार्ज इंडस्ट्रीज को चला गया. ठीक है. और जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज थी, उनको जो लोन जाना था वो अभी भी सिर्फ 6% पे ही रहा. सो द इंटायर लोन इंडस्ट्री ओनली 6% वाज गोइंग टू स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, ओनली 6%, एंड इट स्टेड एट 6%. और ये वाली जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है इस चीज की वजह से भी. लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट्स स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज. स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी और रादर अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. और जो क्रेडिट उनको मिलता भी है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे मिलता है. सो इट इज बीइंग सेड दैट 92.2% डिड नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस. उनको चाहिए था बट नहीं मिला. और 3.6 को जिनको मिला लोन, वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला, हैज हाई एज 28% to 36%. और जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, लार्जर इंडस्ट्रीज थी, उनको यही क्रेडिट मिला बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. सो you see the dichotomy here. We actually need to help these industries because these are the industries which is the unorganized, which is the heart and soul of India. और इन्हीं को ही हमारा जो exchange rates के इन्हीं को ही हमारा जो assistance है वो नहीं मिली. The second is the exchange rate prices and the fluctuations in prices because of that. अब you see, जब हमारी country में इन्वेस्टमेंट आया, FPI which is your financial portfolio foreign portfolio investments आई which are your part of FIIs, जब ये आए तो उसकी वजह से बहुत सारा डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आने शुरू हुए फॉरेन करेंसी के. बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंड वाज, बिकॉज ऑफ विच हमारा एक्सचेंज रेट में चेंजेस बहुत आने शुरू हुए. अब काफी सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसका एक्सपोर्ट होता है, काफी सारी इंडस्ट्री ऐसे होती है जिसके अंदर हम इम्पोर्ट्स को या रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट करते हैं. अब जब हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आता है तो हमारा उस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत सारी मशीनरी, रॉ मटेरियल, सबका इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है. दिस ऑल्सो लीड्स टू हिंड्रेंस इन द प्रोडक्शन. Trade liberalization and rising import intensity of manufacturing. अब now the another thing which happened was कि इंडिया ने लिबरलाइजेशन के बाद अपने इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ था ना वो कम कर दिया.
अब इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ कम कर दिया, उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी थी, now they were not used to competing with other countries. They didn't have enough infrastructure, enough things to compete with the other industries, countries, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाते थे. इसलिए जैसे ही फेडरलाइजेशन हुआ, वैसे ही जो हमारे गुड्स यहाँ से डिपेंडेंट, पीपल हु यूज टू बाय गुड्स फ्रॉम द होम कंट्री, वो इम्पोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया. जैसे ही वो इम्पोर्ट करना शुरू किया, तो इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया. There was a very huge amount of imports, machine tools, electrical, non-electrical machinery, electronic goods, computer goods, transport equipment, सब कुछ बहुत ज्यादा हमारा import के ऊपर depend करने लग गया. और imports जो था as a share of domestic production जो है वो बढ़ गया. ठीक है, अगर हमारा पहले 100% में से 80% गुड एट होम बनता था, हम 20% इंपोर्ट करते थे, अब प्रॉबेबली हम 60% ही एट होम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 40% इंपोर्ट कर रहे थे. सो बेसिकली इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ गई. सो यू रियलाइज, अगर इंपोर्ट डिपेंडेंसी आपकी हाई होगी तो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट आपको ज्यादा होगा. एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट आपको ज्यादा होगा, आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा, वो पैसा आपको क्रेडिट से मिलेगा, जो कि आप नहीं कर पाओगे सोर्स, क्योंकि आप स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हो. So this became like a vicious circle. Okay, and they were not able. These were the main hindrances which reduced, or which formed a constraint on Indian manufacturing. So basically जो हम लोगों ने जैन जोस करा है, पहले हम लोगों ने उसका what is the chart that we have followed. We said 80s में ग्रोथ कैसी थी, 90s में ग्रोथ कैसी थी. फिर हमने बोला कि लेबर लॉज जो थे वो तो थे, लेकिन बाकी रीजंस क्या थे कॉन्स्ट्रेंट के? बाकी रीजन थे सप्लाई साइड, second industrial policy, and the third reason is demand side constraints on industrial growth. Now demand side constraints on industrial growth were mainly about inequality. तो जो inequality है ना, उसकी वजह से हमारे पास जो डिमांड थी वो भी काफी कम थी, क्योंकि हमारी एक्चुअली कंट्री में पर कैपिटा इनकम तो बहुत लो थी और बहुत ज्यादा हाई इनकम इनइक्वालिटी थी. उसकी वजह से जो हमारा मेन फोकस था वो हमेशा सस्टेनेंस गुड्स था. सो व्हेन people would buy बेसिक्स, क्योंकि उनके पास बेसिक्स खरीदने के ही पैसे नहीं है ना. फूड, वाटर, क्लोथ्स, दीज आर योर बेसिक्स, उनके ऊपर पहले स्पेंड करेंगे और उसके बाद हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे आएंगे. जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड है वो हमारे रिचेस्ट हाउस होल्ड से आती है. अब रिचेस्ट हाउस होल्ड जो है हमारे वो है बहुत कम. सो इफ यू सी अ डेवलप्ड कंट्री वुड ऑलवेज हैव अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. But in India, it was very dichotomy. It was very different, because we had two segments. It was a dichotomous word. तो because of that, what happened was कि जो poor households थे उसमें हमारे consumer durables की demand नहीं होती थी. Demand नहीं होगी तो manufacturing नहीं होगी. Manufacturing नहीं होगी तो employment generate नहीं होगी. Employment generate नहीं होगी तो income नहीं होगा. Income नहीं होगा तो वैसी demand नहीं होगी ना. It becomes a vicious cycle. So that was the third problem. Okay, and because of all these problems, we had constraints on Indian manufacturing. We have constraints on Indian manufacturing. But ये वाली जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, वो हमने काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ी हैं. Not really though, but still we have. So then what happened to labor intensive industry? कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी होंगी ना जो लेबर इंटेंसिव होंगी, उनका क्या हुआ? उनको what was this thing? India is a labor surplus country. We should know that. अगर इंडिया के अंदर लेबर सरप्लस कंट्री के अंदर भी अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही है, then there is a problem. Then India has a failure to emerge as a major player in any of the manufacturing plans. क्योंकि इंडिया लेबर इंटेंसिव होके भी अगर इंडिया लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर अच्छा नहीं कर रही है, तो देन देयर इज अ रियल प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट. एंड एक्चुअली इंडिया लेबर इंटेंसिव होते हुए भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी इंडिया अच्छा नहीं कर रही थी. ओके, जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान था ना, which was your after independence, सेकेंड 5-year प्लान जो था, उसके अंदर हम लोगों ने बोला था कि जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे टेक्सटाइल्स हो गई, दे शुड बी डन इन अ स्मॉल सेक्टर. क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर में होगा तो ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव होगा. लेबर इंटेंसिव होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा. अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा, देन ऑटोमेटिकली हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली हम ज्यादा प्रोड्यूस भी कर पाएंगे. इसके लिए 1950 के बाद गवर्नमेंट ने
न्यू टेक्सटाइल प्रोडक्शन को मिल से प्रोड्यूस करने में बैन लगा दिया था. सो मिल्स प्रोडक्शन, टेक्सटाइल मिल्स वर बैंड इन इंडिया after 1950. There was restrictions on the use of synthetic fibers by mills and excise duties were imposed on mill-based cloth. The idea was कि हम textiles के अंदर capital intensive नहीं करेंगे. गवर्नमेंट ने पावर लूम्स को भी डिस्करेज किया. वो जो चरखा होता है दैट्स अ लूम, राइट, एंड जो उसको इलेक्ट्रिक चरखा होता है उसको पावर लूम बोलते हैं. सो इफ यू रिकॉल, जो टेक्सटाइल्स होती है वो बड़े बड़े पावर लूम्स होते हैं जिसके अंदर वो क्लॉथ को प्रोड्यूस किया जाता है. उन सब चीजों को उन्होंने बैन किया. जब उन्होंने बहुत सब चीजों को बैन किया तब भी हमारे पास जो ग्रोथ आई वो आई, जो हमने अभी स्टडी भी किया है कि ग्रोथ आई. लेकिन 1991 में गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है वो चेंज हो गई. और गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हैं दे वर द मेन रीजन कि हमारी जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो थोड़ी स्टैग्नेंट रही. टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हुई नहीं, टेक्सटाइल हमारा स्लो ग्रो हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास डिमांड भी कम हुई, इनकम्स नहीं थी, सप्लाई भी कम हुआ, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड वाज 1980s के अंदर हमारी बहुत सारी मिल्स जो हैं वो क्लोज हो गई. बहुत सारी मिल्स जो हैं वो क्लोज हो गई. और धीरे धीरे काफी सारे सालों में व्हाट हैपेंड वाज कि जो हमारी जो वीविंग इंडस्ट्री थी, मेनली जो मिलिंग इंडस्ट्री थी, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव कर गई. बट आफ्टर आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन हमारे पास कुछ रिवाइवल हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर. एंड इंडिया इज नाउ ओनली सेकेंड टू चाइना इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल यार्न. ओके, 2011 के अंदर वी वर द सेकेंड लार्जेस्ट सेलर ऑफ कॉटन. एंड हमारे पास जो कॉटन फैब्रिक है उसमें वी आर द 5th largest. So that way some changes have happened, but because of the government regulations we have not had as much growth as there should have been. Now we have studied everything, now we need to conclude the chapter. So basically the conclusion is that अभी तक हम लोगों ने क्या बोला है, हमने बोला है कि हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बुरा है. 1980s का में कुछ हुआ था बट 1990s में रिफॉर्म्स आए, उसकी वजह से ग्रोथ नहीं हुई. उसके अंदर हमने वैरायटी ऑफ डिफरेंट रीजंस पढ़े कि ग्रोथ क्यों नहीं हुई. ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की वजह से, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी. वी स्पोक अबाउट क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड क्रेडिट कॉस्ट, वी स्पोक अबाउट एक्सचेंज रेट्स, वी स्पोक अबाउट ट्रेड बैरियर्स, we spoke about labor laws, we also spoke about demand side economics, and in everything we studied that हमारे पास जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो नहीं हुई. हमारा जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इतना ग्रो नहीं करा जितना कर सकता था. हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी ग्रो नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी. हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज जितनी इंक्रीज होनी थी वो नहीं हुई. सो ऑल इन ऑल इट हैज नॉट गॉन द वे वी वांटेड इट टू. And that is why in recent years our government of India, they have unveiled a lot of programs. They have taken a Make in India initiative, जिसके अंदर there is a attempt to attract investments from outside, but instead of importing goods we import investments so that there is a production which is here. All right, but again, a lot of policy, a lot of economists say we should not rely a lot on the foreign investment as well. India ko apni investments, apni firms bhi badhani chahiye. And given the circumstances, India also needs a very high amount, a high increase in public expenditure, ताकि हमारे जो basic human needs है, basic industrial needs है वो पूरी हो पाए, which is electricity, basic infrastructure, ports, roads, all of those things. Also, India needs to invest a lot in the agriculture, ताकि हमारी जो agriculture based industries हैं उसके अंदर हमारी employment जो है वो भी बहुत अच्छी हो पाए, right? So that is where we are, and that's the crux of the reading Jay and Jose. I hope you liked the video. Thank you.